Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of some other functions of money. So in the last few lectures we discussed about the primary functions of money, number 2 secondary functions of money, number 3 the other functions of money. In the primary functions of money, we discuss about that money works as a medium of exchange and works as a measure of value. In the secondary function, we discuss that the money works as a standard of deferred payment, store of value, transfer of value. So these are the secondary functions of money. इन द अदर फंक्शंस हमने बात की कि जो मनी है दैट एक्ट एज अ मेजर ऑफ सॉल्वेंसी और इट्स एक्ट एज अ बियरर ऑफ ऑप्शन और इट हेल्प्स इन द हेल्प्स द कंज्यूमर और द प्रोड्यूसर. तो ये सारे हमने उसके अदर फंक्शंस में अंदर जो है वो डिस्कस किया. अब ये जो मनी के फंक्शंस हमने डिस्कस किए, हम इन मनी के जो फंक्शंस हैं वी कैन डिवाइड दीज फंक्शंस इनटू टू पार्ट्स. अभी हमने थ्री पार्ट्स में किए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड नंबर 3 अदर फंक्शंस. अगर हम चाहें तो इसको दो पार्ट्स के अंदर और डिवाइड कर सकते हैं. एंड व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? हम कह सकते हैं कि जो मनी है उसके जो फंक्शंस हैं दे कैन बी द स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी. स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी. अदर होते हैं उसको हम कहते हैं डायनामिक functions of money. So ये दो तरह के फंक्शन जो है वो और होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस एंड द डायनेमिक फंक्शंस. अब व्हाट आर द स्टैटिक फंक्शंस एंड व्हाट आर द डायनेमिक फंक्शंस? जो स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी है इनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ मनी. ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ मनी मतलब हम स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी नहीं बोलना चाहते तो आप ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ मनी कह सकते हैं. अब ये फंक्शन कौन से हैं? ये वो फंक्शन है जिनके लिए बेसिकली मनी को इन्वेंट किया गया था. अब सोचो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मनी को जब इन्वेंट किया गया था तो कौन कौन से पर्पसेस के लिए मनी को इन्वेंट किया था. हमने डिस्कस किया था कि मनी को इसलिए इन्वेंट किया गया था सो दैट इट कैन वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. It can work as a measure of value. It can be used as a standard of deferred payment. It can be used as a store of value, transfer of value. So ये main functions थे जिनके करके money को invent किया गया था. So all these functions are called the static functions of money. Static क्यों? क्योंकि ये functions क्या है? ये journal functions हैं कि मेरे पास कुछ money है, आपके पास कुछ कमोडिटीज है, मैं आपको मनी दे दूंगा, आपसे कमोडिटी ले लूंगा. मेरे पास कुछ कमोडिटीज हैं, आपके पास मनी है, आप मनी मुझे दे दोगे और मेरी कमोडिटीज आप ले लोगे. तो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मैंने मनी के अंदर सारी कमोडिटीज की वैल्यू को एक्सप्लेन कर दिया कि ये मार्कर 25 रुपए का है, ये स्पेक्स 1500 की है, ये शर्ट जो है वो 800 की है, ये बोर्ड जो है वो 1000 का है. तो मेजर ऑफ वैल्यू. ठीक, डेफर्ड पेमेंट करनी है, फ्यूचरिस्टिक पेमेंट करनी है, वो कर दी. मनी को स्टोर करके रखना है तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख स्टोर करके रख लिया. तो ये ऐसे फंक्शंस हैं जो जनरल फंक्शंस हैं. इनका इकोनॉमी के अंदर जो डायनेमिज्म है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है. मतलब ये वो फंक्शंस हैं जो जनरल फंक्शंस हैं जो आमतौर पे मनी जो है वो परफॉर्म करती है. बट अगर हम बात करें डायनेमिज्म टू द इकोनॉमी, मनी जो है वो सिर्फ कोई ये नहीं है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या मनी जो है वो जस्ट एक मेजर ऑफ वैल्यू है, या मनी जो है वो डेफर्ड पेमेंट करती है. सिर्फ ये नहीं. मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को डायनेमिक बना सकते हैं. डायनेमिक बना सकते हैं मतलब व्हाट इज डायनेमिज्म? कि यू कैन मेक योर इकोनॉमी a speedy one. What is speedy one? We can increase the rate or the pace of economic growth with the help of money. अब सोचो, अगर मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो अगर सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो उससे इकोनॉमी के अंदर डायनेमिज्म कैसे आएगा? तो वो तो सिर्फ लेन देन यूज हो रहा है.
आपको मुश्किल आ रही थी बार्टर सिस्टम में कि हम कॉमोडिटी का कॉमोडिटी के साथ एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, आपने कॉमन यूनिट ढूंढ लिया, जिससे क्या करेंगे जी, ये दे देंगे वो ले लेंगे, तो ये दे देंगे वो ले लेंगे, तो ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ आप ट्रांसफर कर रहे हो एक दूसरे के साथ। सो इकोनॉमी कैसे इससे ग्रोथ करेगी। सो कई फंक्शंस मनी के ऐसे हैं जिनका मेजर पर्पस जो है वो क्या है, वो इकोनॉमी को डायनेमिक बनाना है, इकोनॉमी को थोड़ा स्पीडी वन बनाना है, इकोनॉमी की जो पेस ऑफ ग्रोथ है या रेट ऑफ ग्रोथ है उसको इंक्रीज करना है। सो वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं, वो मनी के डायनेमिक फंक्शंस जो हैं वो आ जाते हैं। देख, मनी कोई सिर्फ मेजर ऑफ एक्सचेंज नहीं है, या मनी कोई जो है मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। मनी और बहुत सारे काम करती है जिनका एक इकोनॉमी को डेवलप करने के अंदर, उसकी रेट ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज करने के अंदर बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट फंक्शंस आर कॉल्ड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। अब ये कौन कौन से हैं, देखो, डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर हम कई फंक्शंस इंक्लूड करते हैं। पहला, इसके अंदर जो हम फंक्शन इंक्लूड करते हैं ना मनी का, वो है टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बात की थी मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो उसके अंदर अगर सोचो एक्सेस डिमांड थी तो मैंने उसको क्या बोला था, इन्फ्लेशनरी गैप। हमने क्या याद करो, याद आया, हमने कहा था कि इन्फ्लेशनरी गैप बोलो कि एक्सेस डिमांड बोलो एक ही चीज है। अब डेफिशिएंट डिमांड बोलो कि डिफ्लेशनरी गैप बोलो एक ही बात है। अगर एक्सेस डिमांड थी तो क्या थी, उसके अंदर जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होता है, वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्रॉस कर जाता है। उस केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन आ गया। फिर अगर डिफ्लेशन है, इसका मतलब क्या है कि जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे रह जाता है, तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप आएगा, या जिसको हम बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। तो उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था कि हाउ वी कैन करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो हमने उसके लिए क्या किया था, हमने उसके लिए डिस्कस किया कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी फिस्कल पॉलिसी यूज कर सकती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर सकती है। भी अगर डिमांड इंक्रीज करानी है, अगर डेफिशिएंट डिमांड है उसको इंक्रीज कराना है तो क्या किया जा सकता है, उसके लिए चीप मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जा सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए जा सकते हैं, बैंक रेट कम कर दो, सीआरआर कम कर दो, एसएलआर कम कर दो, रेपो रेट कम कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। वैसे ही अगर हम एक्सेस डिमांड की बात करें तो उसके लिए क्या करो, बैंक रेट इंक्रीज कर दो, सीआरआर इंक्रीज कर दो, एसएलआर इंक्रीज कर दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन इंक्रीज कर दो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर दो, डायरेक्ट एक्शन ले लो। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इससे एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगी। सो मनी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, बल्कि वो क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने के अंदर भी हेल्प करती है। तो ये भी मनी का एक फंक्शन है। अब अगर इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा, डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि इकोनॉमी की एक नॉर्मल पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो डिटरमिन हो जाएगी। मतलब इकोनॉमी के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। सो मनी का ये भी एक फंक्शन है कि मनी क्या करती है, मनी इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं उसको सॉल्व करने के अंदर जो है वो हेल्प करती है। फिर अगर हम चाहें तो मनी से क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, भाई ऊपर वाले पॉइंट के साथ इसको कोरिलेट करते हैं। हर इकोनॉमी क्या चाहती है, चाहे वो डेवलप्ड है, चाहे वो डेवलपिंग है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड है, कुछ मर्जी है, हर एक इकोनॉमी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अब फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट आने का मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं दे कैन बी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक, अब आपके पास रिसोर्सेज हैं,
अगर मैं इंडिया की एग्जांपल लूं तो इंडिया के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बहुत है। हमारे पास नेचुरल कैपिटल बहुत है, मतलब ऐसी कैपिटल जो हमें नेचर ने दी है बहुत ज्यादा है। बट स्टिल वी आर डेवलपिंग नेशन। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू यूज दोज रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पैसे नहीं। अब सोच के देखो, हम कहते हैं कि एक मैंने एक जगह पे पढ़ा था, कहते हैं बिहार के अंदर एक रिवर है कोसी। कोसी हर साल फ्लड्स आते हैं, असम में हर साल फ्लड्स आते हैं। सो जितने फ्लड्स आएंगे, सोचो वो पानी इतना सारा जो आएगा उससे क्या होगा? उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लोगों के घर टूट जाते हैं, रोड्स टूट जाती हैं, फिर उसके बाद उसको रिपेयर कराना पड़ता है, सारा ये करते हैं, अगले साल फिर फ्लड्स आ जाता है। अब क्या हमारे पास जो इतना वाटर अवेलेबल है, क्या जब फ्लड्स आती हैं हम उस पानी को रोक नहीं सकते? हम उसके ऊपर डैम्स नहीं बना सकते सो दैट दैट वाटर कैन बी यूज्ड इन अ प्रॉपर वे? बट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हम कर नहीं पा रहे। क्या होता है, एक तो जो फ्लड्स आते हैं, एक तो हमारा नुकसान होता है, नंबर 2 उससे ये होता है कि वो जो पानी होता है फ्लड्स का वो वेस्ट चला जाता है। तो हमें उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, पर हम कर नहीं पा रहे। एक होता है एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग क्या होता है? भी लैंड के अंदर जो भी चीजें उसको एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। ठीक, तो क्या निकल सकता है? मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी निकल सकते हैं ना। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। बट वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि हम उतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर सकें। अगर आप मनी की बात करें तो मनी अगर आपके पास है तो मनी आपको इस लायक बनाएगी कि आप क्या कर सकें, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें और उससे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ला सकें। मतलब जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू कैन यूज दोज रिसोर्सेज इन अ बेटर वे, और आई कैन से दैट द बेस्ट वे पॉसिबल। जो भी आपका बेस्ट वे पॉसिबल है आप उसमें यूज कर सकते हैं उस चीज को, और इससे क्या कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको ला सकते हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट ऐड कर लेते हैं। तो मैं पॉइंट को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा हूं। क्या कर सकते हैं? टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम मनी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, एक तो फुली होता है, साथ के साथ एफिशिएंटली भी होता है। मनी के आने से क्या हुआ, जो रिसोर्सेज हैं वो इस लायक बन गए दैट दे कैन बी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। एक होता है फुली, एक होता है एफिशिएंटली। फर्क क्या है? मान लो आपके पास 100 लेबरर्स हैं, आपने 100 के 100 लेबरर को काम दे दिया, तो मैं बोलूंगा आपने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर दिया। ठीक, 100 लेबरर थे, 100 के 100 को काम दिया, फुल यूटिलाइजेशन हो गई। जो 100 लेबरर थे आपने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक जो कार बनाएंगे, एक जो बाइक बनाएंगे। ठीक, 50 बंदे लगा दिए कार बनाने में, 50 लगा दिए आपने बाइक बनाने में। पर जो 50 लोग कार बनाने में लगाए वो ऐसे थे जिनको कार बनानी आती नहीं थी। यानी आपने क्या किया भी, जो कार के एक्सपर्ट थे उनको लगा दिया बाइक पे, और जो बाइक के एक्सपर्ट थे उनको लगा दिया कार पे। यानी अब आपने रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज तो कर लिए, बट आपने उसको ऑप्टिमली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड नहीं किया। जहां पर हमारी जो ग्रोथ है वो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, वहीं पर जो हमारी ग्रोथ है वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर भी जो है वो डिपेंड करती है। तो दोनों चीजें जो है वो पॉसिबल होनी चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी। तो हम मनी से क्या कर सकते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ मनी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर अब सोचो, अगर आपने फुलर यूटिलाइजेशन करनी है, यू नीड मनी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे यूज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ये क्या चीज है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट मींस बजट डेफिसिट। आपको बजट के अंदर डेफिसिट हो गया, बजट के अंदर पड़ गया घाटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसके लिए आपने फाइनेंसिंग यानी कि पैसे का अरेंजमेंट करना है कि बजट में घाटा बढ़ गया, अब उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट करना है। कहां से आएगा?
अब आरबीआई क्या करेगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वो न्यू नोट्स जो हैं उसको पब्लिश करेगा। न्यू नोट पब्लिश किए, मनी आ गई, वो किसके हाथ में गई, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट ने अपना बजट डेफिसिट जो है उसको पूरा कर लिया, मतलब जितना गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर करने का सोचा था उतना गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कर लिया। सो उससे क्या हो सकता है, उससे हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं पर पैसे नहीं है, तो रिजर्व बैंक क्या बोलेगा, वो कहता कोई बात नहीं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लेते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लेते हैं, आपके लिए नए नोट प्रिंट कर देते हैं, आपको पैसे दे देते हैं, तो आपको पैसे देंगे तो आप अपने रिसोर्सेज को यूज करो, तो जब रिसोर्सेज यूज होंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो सारे पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो इंटरकनेक्टेड जो है वो पॉइंट्स है। फिर जो मनी का एक और फंक्शन है वो है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीजें आती हैं, एक आते हैं एक्सपोर्ट, एक आते हैं इंपोर्ट, दो ही चीजें होती हैं। बार्टर सिस्टम में इंटरनेशनल ट्रेड पहले बात तो पॉसिबल नहीं थे, और अगर पॉसिबल थे तो वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते थे। मनी के आने से क्या हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होने शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि जब मनी आई उस टाइम पे हर एक कंट्री ने क्या किया, अपनी करेंसी को डिफाइन किया। भी मेरी करेंसी ये, किसी ने कहा मेरी करेंसी ये, इंडिया कहता हमारी करेंसी रुपया, अमेरिका कहता हमारी करेंसी अमेरिकन डॉलर, कनाडा कहता हमारी करेंसी कैनेडियन डॉलर, ठीक है, जापान कहता हमारी करेंसी येन, चाइना कहता हमारी करेंसी युआन, इंग्लैंड कहता हमारी करेंसी पाउंड। तो हर कंट्री ने अपनी करेंसी को डिफाइन किया। फिर क्या किया गया, हर एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी के अंदर डिटरमिन किया गया। भी अगर $1 है तो वो कितने रुपीस के बराबर है, अगर $1 है तो वो कितने पाउंड के बराबर है, $1 है तो वो कितने येन के बराबर है। तो ऐसा किया, यानी हमने डिटरमिन की फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब एक ऐसी रेट, नाम से पकड़िए, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक ऐसी रेट जिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इसका मतलब ये हुआ, मान लो मैं कहता हूं कि $1 अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू 70 इंडियन रुपीज। इसका मतलब कि अगर हमने अमेरिका से $1 का सामान लेना है, उसके बदले में हमें उसको 70 रुपीस देने पड़ेंगे, तो क्या हुआ, जब वैल्यू डिटरमिन होनी शुरू हुई ना, तो क्या हुआ, इससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पहले से इंक्रीज हो गया। ठीक, फिर मनी का एक और जो फंक्शन है, डायनेमिक फंक्शन, वो क्या है कि ये क्या करती है, इट इंश्योर्स योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मनी क्या करती है, जो भी आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करती है। इफ यू हैव द मनी एंड यू प्रॉपर्ली यूटिलाइज दैट मनी, तो क्या हो सकता है, आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आप उसको इंश्योर कर सकते हो, फाइनलाइज कर सकते हो। सो ये क्या है, ये मनी के डायनेमिक फंक्शंस है कि मनी सिर्फ स्टैटिक फंक्शंस के लिए नहीं बनी, मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए नहीं बनी, मनी सिर्फ मेजर ऑफ वैल्यू के लिए नहीं बनी, मनी सिर्फ ड्राफ्ट पेमेंट्स के लिए नहीं बनी, मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के लिए नहीं बनी। मनी जो है वो इन सारे कामों के लिए भी करती है विच आर डायरेक्टली रिलेटेड to the growth and development of an economy. So these are called the dynamic functions of money, जिसमें मनी एक डायनेमिक रोल प्ले करती है और उससे इकोनॉमी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनका लेवल इंक्रीज करती है और उससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी जो है वो इंश्योर हो जाती है। सो दीज आर द डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं एक और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी। अब क्वेश्चन उठा कि एडवांटेजेस ऑफ मनी ये तो बहुत है, क्योंकि आजकल के टाइम में आप सोचो कि बिना मनी के आपने काम चलाना है। सो बिना मनी के कैसे काम चलाओगे, प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई। सोचो आपके पास पैसे ही ना हो, हम वापस से बाटा सिस्टम में पहुंच जाए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। सो आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़े कि जिसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए, दूसरा वो चीज लेने के लिए रेडी हो जो आप उसको देना चाहते हो।
मतलब पहले तो ये हो कि जो मैं देना चाहता हूं वो लेने के लिए रेडी हो, दूसरा जो मुझे चाहिए वो उसके पास मुझे देने के लिए हो। तो कितना टाइम लगेगा, सर्च कॉस्ट बढ़ गई, वेटिंग कॉस्ट बढ़ गई। आप कहेंगे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं पढ़ाई करूं कि ऐसा बंदा ढूंढूं जाके भी जो मेरे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को पूरा कर सके। सो आजकल के टाइम में बार्टर सिस्टम तो पॉसिबल नहीं। मतलब मनी की इंपॉर्टेंस तो है, हमने ये जितने फंक्शंस ऑफ मनी किए ये क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंस को तो दिखाते हैं। क्योंकि अगर मनी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है इट मींस कि मनी की इंपॉर्टेंस है। पर जहां पर मनी के इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब ये डिसएडवांटेजेस क्या है, पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मनी। अब एडवांटेजेस ऑफ मनी है ना, इसको याद रखना बिल्कुल सिंपल है, आप इसके पॉइंट्स भूल ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप क्रैम भी कर लेंगे तो भी नहीं भूल सकते। कैसे नहीं भूलना, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मनी का काम क्या है। मनी का काम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना। जो हमारा लास्ट पॉइंट था जब हमने डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी किए थे, उसका लास्ट पॉइंट ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना, ये है ना। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी होगी आपकी, आप कितने डेवलप्ड है। हम कहते हैं ना कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलप्ड तो नहीं है ना, इंडिया तो डेवलपिंग है। अब इंडिया डेवलपिंग है तो कोई डेवलप्ड भी है, अगर कोई डेवलप्ड है तो कोई अंडर डेवलप्ड भी है। सो ये कैसे पता लगता है भी कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, ये कैसे पता लगता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल एंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भी जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनकी नेचर क्या है। नेचर मींस व्हाट, नेचर मींस कि अगर कंजम्पशन हो रही है तो कौन सी चीजों की हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है तो कौन सी चीजों की हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कहां हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ये सारी चीजें क्या है, ये है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की नेचर। ठीक, अगर लेवल पे आ जाऊं तो अब नेचर में मैंने कहा था कंजम्पशन कौन सी चीजों की हो रही है, कौन सी चीजों की। अगर मैं लेवल पे आऊं तो बोलूंगा कंजम्पशन कितनी हो रही है, कितनी अमाउंट। अगर मैं नेचर में बोलूं तो बोलूंगा प्रोडक्शन कौन सी चीजों की हो रही है। लेवल में आऊं तो क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन कितनी हो रही है। लेवल में आऊं तो बोलूंगा इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। नेचर में आऊं तो बोलूंगा इन्वेस्टमेंट कहां पर हो रही है। सो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल एंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, तो जो मनी की इंपॉर्टेंस है ना, ये जो मनी के एडवांटेजेस हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है। बस आपके सीधे सीधे 5 पॉइंट बनेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी होती है, 5। कौन कौन सी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, फाइनेंस। 5 इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, तो पांचों चीजों में मनी की इंपॉर्टेंस है, पांचों चीजों में मनी के एडवांटेज है। तो 5 पॉइंट तो सीधे, तो आपने सिर्फ 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज याद रखनी है। पहला हम लिखेंगे एडवांटेज फॉर अ प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। ये जो मनी के एडवांटेज है वो एक प्रोड्यूसर के लिए है, यानी एक प्रोड्यूसर जो है वो विद द हेल्प ऑफ मनी क्या कर सकता है। अब सोचो, एक प्रोड्यूसर है, उसने डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। ठीक, अब अगर उसने ये सारी चीजें प्रोड्यूस करनी है तो उसके पास रिसोर्सेज होंगे। नंबर 2, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। नंबर 3, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे। ओके, ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या हुआ कि आजकल के टाइम में जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी की सारी हैं मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स। मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स, आजकल के टाइम में जितनी फर्म्स है ना वो मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स हैं। मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स का मतलब ये होता है कि आजकल की जो फर्म्स हैं वो कोई एक कम्युनिटी नहीं प्रोड्यूस करती, वो बहुत सारी कम्युनिटीज बनाती हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक कम्युनिटी बना रहे हैं और अगर वो एक कम्युनिटी फेल हो गई ना तो आपकी कंपनी गई। तो क्या होगा, जो फर्म्स हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए हम बात करें टाटा की, अब टाटा बहुत सारी चीजें बनाता है। टाटा का स्टील आता है, ठीक, टाटा
कार बनाता है, ट्रक बनाता है, ठीक है, टू व्हीलर्स बनाता है, टीवीएस, ठीक, उसके बाद वॉचेस आते हैं, टाइटन, ठीक, तो ये सारे क्या है, टाटा के प्रोडक्ट्स हैं। तो टाटा बहुत सारे काम करता है। अब अगर उसने बहुत सारे काम करने, अब रिसोर्सेस उसके पास लिमिटेड है, तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। इकोनॉमिक्स में ना जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आपको एक टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नाम से पकड़ो भाई, जिस प्रोजेक्ट के अंदर उसने पैसे लगाने हैं, पहले तो ये देखेगा भी उस पे कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, फिर देखेगा इससे बेनिफिट कितना आ रहा है। तो मान लो टाटा कहता है हम 5 चीजें बनाते हैं जी, हम स्टील बनाते हैं, हम कार बनाते हैं, हम टू व्हीलर बनाते हैं, ठीक है, हम जो है वो नमक बनाते हैं, ठीक है, और हम ट्रक्स बनाते हैं। तो 5 चीजें हैं जो हम बनाते हैं। तो पांचों चीजों में हम कितने कितने पैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, सभी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। जिस प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट पड़ेगी मिनिमम और बेनिफिट होंगे मैक्सिमम, तो क्या किया जाएगा, वो प्रोजेक्ट चूज किया जाएगा। सो मनी की हेल्प से एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको वो कैलकुलेट कर सकता है डिफरेंट प्रोजेक्ट की। फिर मनी से ही वो क्या कर सकता है, उससे जो बेनिफिट होने वाले हैं, जो प्रॉफिट होने वाले हैं, उसको कैलकुलेट कर लेगा। अब जहां पर उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे, उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी, वो चूज कर लेगा। तो मनी जो है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो एक प्रोड्यूसर के लिए है, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने जितने भी एनालिसिस करते हैं वो सारे के सारे मनी के बेसिस पे करते हैं। सो मनी एडवांटेज रखती है एक प्रोड्यूसर के लिए। नंबर 2, अगर हम एक कंज्यूमर की बात करें, सो एडवांटेज फॉर अ कंज्यूमर, सो एक कंज्यूमर के लिए भी मनी के एडवांटेज है। अब कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेज है, हमने अभी बात की थी जब हम फंक्शंस ऑफ मनी की बात कर रहे थे कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है। एक जो प्रोड्यूसर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, बट द पर्पस ऑफ अ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। अब वो सेटिस्फैक्शन कहां पे मैक्सिमम होगी, जहां पर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM होगा। अब MUX marginal utility of commodity X, PX price of X, marginal utility money, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर प्राइस ऑफ X को कैलकुलेट करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कैलकुलेट करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर दोनों को इक्वेट कराएगा। जहां पर इक्वल हो गए वहां पर उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो वो कंज्यूमर बोलेगा यस आई एम इन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM, अब ये माइक्रो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, या ये सिचुएशन आ जाए इज लेस देन MUM, सो अब जो उसको यूटिलिटी कमोडिटी से मिल रही है वो ज्यादा है। ठीक है, ध्यान से सोचो, MUX ज्यादा है। मान लो मैं एक मूवी देखने गया, ठीक, मूवी के लिए मैंने 100 रुपए की टिकट परचेज की। अब जब मैं मूवी देख के बाहर निकलूंगा ना, तो मेरे 3 रिएक्शंस होंगे। मैं सिर्फ 3 रिएक्शन दूंगा। पहला, मैं बोलूंगा यार कमाल की मूवी थी यार, मजा आया, पैसे वसूल, पहला रिएक्शन। दूसरा, मैं बोलूंगा यार ठीक थी। तीसरा, बेकार, डूब गए पैसे। मतलब अगर मैं बोलता हूं यार कमाल थी, पैसे वसूल, इसका मतलब जितने मैंने पैसे लगाए MUM, और उससे जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिली वो तो उससे बहुत ज्यादा मिली, फायदा। यहां पे जो सेटिस्फैक्शन मिली वो कम, पैसे लगाए ज्यादा, मैं कहूंगा डूब गए पैसे। ऊपर वाले में क्या है, ठीक थी। तो अगर ठीक थी तो मुझे दुख नहीं होगा, पर अगर ये सिचुएशन है ना, दुख होगा मेरे को। सो हम क्या करेंगे, एज अ कंज्यूमर ये सारी चीजों को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमारी सेटिस्फैक्शन कहां पे मैक्सिमम हो रही है। जैसे एक प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वैसे कंज्यूमर के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक कंज्यूमर भी अपने रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढता है, फिर उनको उस काम के अंदर लगाता है जहां पे उसको लगता है कि यहां पर जाके मेरे जो मेरी सेटिस्फैक्शन है वो यहां पर जाके मैक्सिमम हो सकती है। वो वहां पे जाके क्या करता है, रुक जाता है। ठीक, सो एक कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ मनी क्या कर सकता है, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमम कर सकता है। ठीक, सो प्रोडक्शन,
कंजम्पशन, दो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टमेंट, एडवांटेज इन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हम बोल चुके हैं कि इट्स कॉल्ड द चेंज इन कैपिटल स्टॉक। ठीक, याद कीजिए मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, IT इज इक्वल टू KT माइनस KT माइनस 1। मैं कहता हूं कि मैंने किसी काम में 20 लाख रुपीस लगा दिए, व्हाट इज दैट? दैट इज इन्वेस्टमेंट। मैंने किसी काम में 1 करोड़ लगा दिए, व्हाट इज दैट? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही तब हो पाई जब मनी आई। जब मनी ही नहीं होती थी तो इन्वेस्टमेंट किस बात की? तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा मैंने ना एक बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर ना मैंने 5 क्रोज लगा दिए, मैंने 5 काओ लगा दी, मैंने 5 बफेलोज लगा दिए। ये क्या हुआ? मैंने 5 बफेलो लगा दिए, मैंने 5 काओ लगा दी, मैंने 5 क्रो लगा दिए, तो मैंने ना 5 काओ की इन्वेस्टमेंट की। हाँ, मैंने 5 बफेलोज की इन्वेस्टमेंट की। ये क्या कोई इन्वेस्टमेंट होती है क्या? इन्वेस्टमेंट हमेशा मनी में होती है। सो मनी के आने से सबसे बड़ी एडवांटेज ये हुई कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। और जब इन्वेस्टमेंट की तो उससे क्या हुआ? हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ। अब कैपिटल स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। व्हाट आर द कैपिटल गुड्स? बेसिकली दे इंक्लूड्स मशीन्स। मशीन्स इंक्रीज हुई। अब अगर आप ये कहो कि पिछले साल हमारा जो कैपिटल स्टॉक था वो 10 लाख का था, चलो इस बार 10 लाख का है, पिछली बार जो है मान लो कि 6 लाख का था, पिछले साल 6 लाख का था, अभी 10 लाख का है, तो चेंज आया 4 लाख का। अगर मैं बोलूं कि एक मशीन जो है वो 1 लाख रुपए की है, तो लास्ट टाइम आपके पास 6 मशीन थी, अभी आपके पास 10 मशीन है, मतलब आप 4 मशीन और लेके आए। 4 मशीन और लाए तो 4 लाख रुपए आपको लगाने पड़े। वो जो 4 लाख हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, लगा दिया 4 लाख। अब 4 लाख की जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो उससे आपके पास मशीन्स बढ़ गई। पहले आप 6 मशीन से प्रोडक्शन कर रहे थे, अभी आप 10 मशीन से कर रहे हैं। अगर एक मशीन 100 कम्युनिटीज बनाती है तो पहले आप 600 कम्युनिटीज बना रहे थे, अभी आप 1000 कम्युनिटी बना रहे हैं। मतलब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, मतलब आप पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा? आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे पहले से। ठीक, आपका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है बड़ा हो जाएगा। पहले आप 6 मशीन लेके बैठे थे, अभी आप 10 मशीन लेके बैठे हैं, तो क्या हुआ? स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज। सो तो जो एडवांटेज है इस चीज की, मनी की, वो किस में है? वो इन्वेस्टमेंट में भी है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है मनी की, एडवांटेज इन एक्सचेंज। एक्सचेंज नहीं लिखना तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो। तो ये तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जब हमने बात की थी कि मनी के आने से क्या हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो इजी हो गई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। मतलब जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना एज अ एक्सचेंज वो इजी हो गया। जैसे अब रेंट पे करना इन टर्म्स ऑफ व्हीट मुश्किल था, बट रेंट पे करना इन टर्म्स ऑफ मनी इजी है। वेजेस पे करने इजी है इन टर्म्स ऑफ मनी। इंटरेस्ट पे करना और इंटरेस्ट को डिटरमिन करना इजी है। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने इन टर्म्स ऑफ मनी इजी है। सो मनी के आने से जितने भी एस्पेक्ट्स थे डिस्ट्रीब्यूशन के या जितने भी एस्पेक्ट थे एक्सचेंज के, वो क्या हो गए हैं? इजी हो गए हैं। सो मनी की एडवांटेज जो है एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी है। ये जो एडवांटेज है मनी की, ये क्या हुई कि हमारी 4 एडवांटेजेस हैं। मैंने 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे पिक करनी और उसके अकॉर्डिंगली मैंने मनी की एडवांटेज जो है वो आपको दिखा दी। 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना। अब ये तो इजी हो गया भी, आपने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ले ली। फिर क्या हो सकता है? 5th ले लो, एडवांटेज इन फाइनेंस। अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे चलते ही मनी पे। अरे जब मनी नहीं होती थी तो बैंक कहां से आएगा? ठीक है ना। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वो कहां से आएंगी? ठीक है, या जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो कहां से आएंगी, या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहां से आएंगे? सो मनी की इंपॉर्टेंस जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम से भी है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम चलता ही मनी से। अगर मनी नहीं होगी तो फाइनेंशियल सिस्टम भी कैसे स्टैंड करेगा?
सो 5 इकोनॉमिक एक्टिविटी पांचों की पांचों के अंदर जो है वो क्या है, मनी की एडवांटेज है ही। एडवांटेज प्रोड्यूसर के लिए, एडवांटेज कंज्यूमर के लिए, एडवांटेज इन्वेस्टमेंट के लिए, एडवांटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सचेंज के अंदर और एडवांटेज फाइनेंस के अंदर। मतलब 5 पॉइंट तो सीधे ही हो गए एडवांटेज के। पर इसके अलावा और भी कई पॉइंट्स हैं जो एडवांटेज ऑफ मनी को इंश्योर करते हैं। वो जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।